फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हमारा टॉपिक है केस। आज हम पढ़ेंगे केस के बारे में। ओके, तो देखो, जो हमारा केस होता है बेटा, ठीक है, जो हमारा केस होता है वो इंग्लिश में केस होते हैं 4 प्रकार के। ओके, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ केस। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ केस। इंग्लिश में जो केस होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आज हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है, और इन्हें हम पहचानेंगे कैसे सेंटेंस में, ये भी डिस्कस करेंगे। ओके, जो इंग्लिश में हमारे केस होते हैं वो होते हैं 4। कौन कौन से? नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस, एक्यूजेटिव केस, इसको हम ऑब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, ठीक है। डेटिव केस इट मीन्स बोले तो वोकेटिव केस। ओके, इसे हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं, इसे हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं, और इसे डेटिव के बोलते हैं वोकेटिव केस, ठीक है, इसे बोलते हैं वोकेटिव केस। डेटिव को वोकेटिव केस बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। इंग्लिश में केस होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जो इंग्लिश में केस होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। अब कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और वोकेटिव केस या डेटिव केस। ओके, अब हमारा सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें केस कैसे पहचाने। ओके, एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें हमें केस पहचानना है। कोई बोल दे कि यह एक सेंटेंस दे दे और बोले कि बताओ बेटा इसमें केस कौन सा केस है, क्योंकि आपको केस पता है और हमने बता भी दिए कि केस होते हैं 4, ठीक है, नॉमिनेटिव, पोसेसिव, वोकेटिव और ऑब्जेक्टिव केस। ओके, तो ठीक है, आपने केस तो बता दिए उसे, लेकिन वो सेंटेंस में कहेगा, सेंटेंस देगा और वो पूछेगा कि बताओ इसमें कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव है, नॉमिनेटिव है, वोकेटिव है और पोसेसिव केस है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। ओके, समझिएगा मैं किस तरह आपको केस पहचानना बताऊंगा, वेरी सिंपल है। ओके, देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा रूल लिखा है कि इफ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, जो सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा हो उसे हम सब्जेक्टिव केस कहें, जो सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा है उसे मैं सब्जेक्टिव केस कहूँ या नॉमिनेटिव केस कहूँ, इक्वल होते हैं। सब्जेक्टिव केस इक्वल टू नॉमिनेटिव केस। ओके, सब्जेक्टिव केस इक्वल टू नॉमिनेटिव केस, ठीक है, सब्जेक्टिव केस इक्वल टू नॉमिनेटिव केस। यही हमारा रूल कहता है कि इफ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। कहने का तात्पर्य ये है, यदि हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर जो लिखा है वही हमारा सब्जेक्टिव केस बनता है या नॉमिनेटिव केस बनता है। ओके, जैसे हमारा पहला सेंटेंस लिखा है, सी इज रीडिंग, सी इज रीडिंग, सी इज रीडिंग। ओके, समझिएगा, जो हमारा सी है, सी, ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा है तो सब्जेक्टिव केस हुआ, और जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेगा उसे मैं ऑब्जेक्टिव केस बोलूंगा। ओके, समझिएगा, जो ये हमारा सेंटेंस लिखा है सी इज रीडिंग, तो सी क्या है, सब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ठीक है, तो सी सब्जेक्टिव केस इक्वल टू नॉमिनेटिव केस। तो मैं सी को सब्जेक्टिव केस बोलूं या नॉमिनेटिव केस बोलूं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा होता है उसे मैं ऑब्जेक्टिव केस बोलता हूँ, ठीक है। तो इस सेंटेंस में सी इज रीडिंग, तो रीडिंग आप बताओ क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। तो क्यों है ऑब्जेक्टिव केस? अरे यार, इस वजह से है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा है तो ऑब्जेक्टिव केस हुआ। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है, मोहन इज वॉकिंग, मोहन इज वॉकिंग। अब आप ये बताओ इस सेंटेंस में नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है? तो वेरी सिंपल है, जो सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेगा, ओके, उसे मैं सब्जेक्टिव केस बोलूंगा या नॉमिनेटिव केस बोलूंगा, और जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेगा उसे मैं ऑब्जेक्टिव केस बोलूं या ऑब्जेक्टिव केस बोलूं, या आगे दूसरे नंबर में जो लिखा है मैं वो बोलूं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। तो ये हमारी स्लाइड लिखी है, इसमें आप पहचान लोगे कि इसमें वोकेटिव केस, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है। ओके, पहले बताओ ये सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस कौन सा है?
बताओ, बता दिया, वेरी गुड। देखो, जो सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है सेंटेंस में, है ना, आई सब्जेक्ट है, तो इसमें आई क्या हुआ, सब्जेक्टिव केस। और जो हर है ये क्या हुआ, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ओके, वेरी गुड, टैलेंट है लड़कों के पास, है ना। जो सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा होता है उसे मैं बोलता हूँ सब्जेक्टिव केस, और जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा होता है उसे बोलता हूँ ऑब्जेक्टिव केस। ओके, हमारा दूसरा रूल कहता है, समझिएगा, इफ द पोजीशन और द रिलेशन ऑफ नाउन्स इज एक्सप्रेस्ड इट इज कॉल्ड पोजीशन केस, सॉरी पॉसेसिव केस। ओके, समझिएगा, जो नाउन का पोजीशन दिखाता है उसे बोलते हैं पॉसेसिव केस। समझिएगा, जो नाउन का पोजीशन दिखाता है, इट मीन्स बोले तो विशेषता दिखा, विशेषता बताता है, उसे मैं बोलता हूँ पोजीशन, पॉसेसिव केस। ओके, मेरे कहने का मतलब है जो नाउन की विशेषता बताता है, ठीक है, उसे बोलते हैं पॉसेसिव केस। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ये कहता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से बोले तो समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा इट मीन जो समूह में हो। ओके, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। ओके, तो समूहवाचक संज्ञा इट मीन्स बोले तो जो समूह में हो उसे बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। इट मस्ट बी इन द सिंगल नंबर, समझिएगा, सिंगुलर नंबर एंड इन द न्यूटर जेंडर, ठीक है। इफ द कलेक्टिव नाउन इज व्यूड, प्रदर्शित करें या रिप्रेजेंट करें एज अ होल, बट इफ इट गिव्स एन आइडिया ऑफ डिफरेंट एंटिटीज प्लूरल प्रोनाउन इज यूज्ड। समझिएगा, जो हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं, ओके, वो न्यूट्रल जेंडर को प्रदर्शित करें और सिंगुलर नंबर हो। ओके, जो हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं वो न्यूट्रल जेंडर को प्रदर्शित करें और वो सिंगुलर हो, तो ऐसी कंडीशन में मैं ईट्स का प्रयोग करता हूँ। किसका प्रयोग करता हूँ, ईट्स का प्रयोग करता हूँ। देखो, कलेक्टिव नाउन से बोले तो समूहवाचक संज्ञा, और समूहवाचक संज्ञा जो समूह में हो। ओके, आई बात समझ में, जो समूह में हो, तो मैं ऐसी कंडीशन में न्यूट्रल जेंडर हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में सिंगुलर नंबर का यूज करता हूँ। ओके, सिंगुलर नंबर, और सिंगुलर नंबर कौन सा सिंगुलर नंबर, इट। कलेक्टिव नाउन में मैं सिंगुलर नंबर इट का यूज करता हूँ। कब यूज करूंगा, जब वो न्यूट्रल जेंडर हो। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, समझिएगा, ये जो एग्जांपल लिखा है, द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। तो जो जूरी है, ठीक है, तो ये कलेक्टिव नाउन है, और ये कलेक्टिव नाउन है लेकिन न्यूट्रल जेंडर है, तो न्यूट्रल जेंडर में मैं किसका यूज करता हूँ, इट्स का। ओके, मेरे कहने का तात्पर्य ये है, यदि हमारा कलेक्टिव नाउन है और वो न्यूट्रल जेंडर को रिप्रेजेंट करता है तो उसमें मैं इट्स का यूज करूंगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, ये देखो, रूल मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट रूल हमारे एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर। ओके, वीडियो को अच्छे से देखना, आपको एक एक वर्ड समझ में आएगा। ओके, जो वर्ड आपको समझ में ना आए, जो समझ में स्लाइड ना आए, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको रिप्रेजेंट कर दूंगा दूसरे पार्ट में। ओके, ये लिखा है, ईच अदर इज यूज्ड व्हेन देयर आर टू सब्जेक्ट। ईच अदर का प्रयोग दो सब्जेक्ट के लिए करते हैं, आर ऑब्जेक्ट्स एंड वन अनदर, और जो वन अनदर का यूज है व्हेन देयर आर मोर देन टू। बढ़िया एग्जांपल है बेटा, समझिएगा, रूल भी बहुत मस्त है। ये हमारा कहता है एग्जांपल रूल, ईच अदर का प्रयोग हम बेटा दो के लिए करेंगे, ठीक है, ईच अदर का प्रयोग एक दूसरे से, ठीक है, ईच अदर का प्रयोग करेंगे
दो के लिए, ओनली दो के लिए। और जो वन अनादर का यूज है, वन अनादर का यूज दो से अधिक के लिए करते हैं, मतलब तीन के लिए। ओके, देखो ये रूल बहुत अच्छा है, सभी रूल बहुत अच्छे हैं। एग्जाम में इसी कंडीशन से हमारे क्वेश्चन फंसते हैं। ओके, पूछे जाते हैं। जो लोगों ने एग्जाम दिया होगा उन्हें सब पता होगा कि ये कितने अच्छे अच्छे रूल हैं। ओके, देखो जो ईच अदर होता है बेटा वो दो के लिए आता है। ओके, और बेटा दो से अधिक के लिए वन अनादर का यूज करते हैं, बोले तो तीन के लिए। ओके, आ गई बात समझ में? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे लिखा राम एंड सीता, तो इसमें दो लोग हैं। राम एंड सीता लव्ड ईच अदर, राम और सीता एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। तो राम एंड सीता लव्ड ईच अदर। तो देखो राम एंड सीता दो लोग हैं, तो दो लोगों के लिए मैंने बताया ईच अदर का यूज करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अब नेक्स्ट, दोज 5 स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग देयर लव ऑन वन अनदर। सेंटेंस में क्या लिखा है, डोंट माइंड। ओके, हमें ये देखना है कि ईच अदर का प्रयोग मैं दो के लिए करूंगा। ओके, और वन अनदर का प्रयोग करूंगा तीन के लिए, मतलब कि दो से अधिक के लिए। तो वेरी सिंपल है, 5 स्टूडेंट्स, दो से अधिक 5 स्टूडेंट्स, तो मैंने वन अनदर का यूज कर दिया है। सिंपल सी बात है यार, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ओके, ये रूल बहुत मस्त था। नेक्स्ट स्लाइड, ये देखो लिखा है whose is used for living persons and which for lifeless objects। वाह, whose is used for living persons and which for lifeless object। देखो जो हमारा whose है वो लिविंग पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो which है वो लाइफलेस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर। अब जैसे लाइफलेस स्टाइल है ना, तो ये हटाओ अपना, इससे मतलब ना है, हमारे रूल से मतलब है कि रूल हमारा क्या बोल रहा है। ओके, क्योंकि आप लोग इतने खुद महान हो कि रूल को भी बिगाड़ दोगे। जो हुज है वो लिविंग पर्सन को बेटा रिप्रेजेंट करेगा, और जो विच है वो हमारा लाइफलेस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, जैसे हमारा रूल ये लिखा है, 1 मिनट, विच नॉवेल डिड यू सिलेक्ट। विच का प्रयोग लाइफलेस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को जो रिप्रेजेंट करे, ठीक है, वो विच के लिए आता है। यू सिलेक्ट, विच नॉवल डिड यू सिलेक्ट, तुम कौन सा नॉवल सिलेक्ट करोगे। तो जो यू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को लाइफलेस करता है। ओके, विच ऑब्जेक्ट को क्या बोल कर रहा है, लाइफलेस। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूँ। ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देर आर सम नाउन्स दैट इंडिकेट लेंथ, मेजर, मनी, weight or number when they are preceded by a numeral they remain unchanged in form। ये अपने फॉर्म पर कभी चेंज नहीं होते, मेरे कहने का तात्पर्य है ये जितने भी नंबर हमारे हैं आ जाएं, ठीक है, तो ये इनका ना प्लूरल बनता है, ये अपने स्थान पर चेंज नहीं होते, इट मीन्स बोले तो अनचेंज्ड होते हैं। ओके, ये लिख लीजिएगा। ओके, लिख लेना। ये जैसे देखो एग्जाम्पल में बता दूं, इट इज 5 years डिग्री कोर्स, इट इज 5 years, तो बेटा 5 year होता है ना कि 5 years, ये गलत है, क्योंकि हम 5 year पढ़ते हैं YAR, इसमें ऐसा नहीं लगेगा। ओके, दूसरा एग्जाम्पल है आई हैव सीन डजन्स, अनचेंज्ड रहेगा, या डजन मीन दर्जन, दर्जनों थोड़ी ना होगा। ओके, तो ये हमारा यहाँ से हटेगा। ओके, रिमेन अनचेंज्ड होते हैं। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ वर्ब हैं, इनको नोट कर लेना। ओके, इनके साथ हम कभी भी इसका यूज नहीं करते, कभी भी नहीं। कौन कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं आपको वो बता सकता हूँ। सीनरी, इनका प्लूरल नहीं बनेगा। ओके,
ना ये बहुवचन, इनका प्लूरल नहीं बनता। ओके, सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, स्टेशनरी, फर्नीचर, ओके, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एनी सब्जेक्ट कोई भी हो, ये देखने में सिमिलर होते हैं। इनका रूल दूसरा है, ठीक है, सब्जेक्ट वाला, इनको माइंड में न लेना अभी। ये जो मैंने आपको बताया, जैसे सीनरी है, एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, मशीनरी है, स्टेशनरी है, फर्नीचर है, तो ये नोट कर लेना, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ओके, ये देखो, वेयर इज माई ट्राउजर्स, वेरी बढ़िया एग्जाम्पल है, लिखा है वेयर इज, देखो, वेयर इज माई ट्राउजर्स, ओके, वेयर इज माई ट्राउजर्स, तो समझिएगा, तो ट्राउजर्स है, करेक्ट यूज आर, ट्राउजर्स जो कि पैजामा जिसे बोलते हैं, पैजामा दो लोगों से मिलकर बना है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में मैं आर का यूज करूंगा, ठीक है। स्पेक्टिकल्स ये खुद बहुवचन होते हैं, तो मैं ऐसी कंडीशन में मैं वर्ब बहुवचन की लगाऊंगा। ओके, ये देखो लिखा है, जैसे ये भी आप पढ़ लो, द प्रोनाउन वन मस्ट बी फॉलोड बाई वंस, वन के स्थान पर मैं वंस का यूज करता हूँ। ओके, वन के स्थान पर मैं वंस का यूज करता हूँ, मतलब कि वन के साथ वंस का यूज करते हैं। ओके, वन मस्ट फिनिश हिज होमवर्क इन दिस टाइम, ये इनकरेक्ट है, ठीक है, ठीक है, वन मस्ट फिनिश हिज होमवर्क इन टाइम, तो समझिएगा जो वन होता है बेटा, जो हमारा वन होता है, वन के साथ में वंस का यूज करता हूँ, ना कि हिज का। ओके, दूसरा एग्जाम्पल, वन मस्ट फिनिश वंस होमवर्क इन द टाइम, तो वन के साथ वंस का ये सही है, क्योंकि वन के साथ वंस का इसमें यूज हुआ है। ओके, ये देखो, हाई स्कूल का रूल आ गया आपका, होम है वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और जो होम है ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी, होम ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और जो हु है वो सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, इतना याद रखिए। नेक्स्ट रूल कहता है, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन अ प्लूरल फॉर्म एंड ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब, कुछ नाउन्स हमारे ऐसे होते हैं, देखो उसका रूल आ गया ना, वो जो मैंने, सॉरी वेट, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन अ प्लूरल फॉर्म एंड ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब, जो मैंने आपको पहले नहीं बताया था कि एग्जाम्पल वही है इसका, जो ऐसे नाउन, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं। ओके, तो ये नाउन्स अपना नोट्स में लिख लीजिएगा कि इनके साथ, और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं आपको वो बता दे रहा हूँ, वेट, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ट्राउजर्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, ठीक है, टाइडिंग्स, कैटल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कैटल्स, चैटल से लिखा है यहाँ पर, कैटल्स होना चाहिए। ओके, आर्म्स, ये जिसमें मैं पॉइंट लगा दिया हूँ, ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये अपना कंप्लीट कर लेना, इनके साथ हम वर्ब प्लूरल लगाते हैं। ओके, देखो, सीजर्स मीन कैंची, तो कैंची के दो पार्ट होते हैं ना, तो ऐसे क्या समझ लीजिए, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स में पजामा, पजामा के दो पॉइंट, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में मैं वर्ब बहुवचन की लगाता हूँ। ओके, ये देखो आ गया ना कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल, टीम, कमिटी, गवर्नमेंट, ऑडियंस, ऑर्केस्ट्रा, कंपनी, इट इज आर यूज्ड बोथ आर सिंगुलर एंड प्लूरल, ये कुछ वर्ब हैं, इनके साथ में वर्ब, ये कुछ वर्ब है और इनके साथ वर्ब सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में लगाता हूँ कंडीशन के हिसाब से, जैसे एग्जांपल लिखा है, द जूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, कलेक्टिव नाउन के साथ मैं वर्ब सिंगुलर लगाता हूँ, ये लिखा है वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन को रिप्रेजेंट करता है। ओके,
तो ऐसी कंडीशन में मैं देखो इनके साथ में वर्ब सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों लगाता हूँ। ओके, समझिएगा। ये देखो बढ़िया रूल है ये, ठीक है। When two or more singular nouns are connected by either are, जब दो सिंगुलर नाउन either are और neither nor से कनेक्ट हों तो and और the pronoun used in singular, तो ऐसी कंडीशन में वर्ब सिंगुलर लगाता हूँ। समझिएगा, जब दो नाउन हमारे either are और neither nor से ऐड हों तो मैं ऐसी कंडीशन में वर्ब सिंगुलर लगाता हूँ। either are और neither nor से जुड़े हैं तो ऐसी कंडीशन में जो वर्ब लगाऊंगा सिंगुलर लगाऊंगा। एग्जाम्पल देख लो, आइदर रोहन आइदर आर। ओके, तो ऐसी कंडीशन में वर्ब सिंगुलर सिंगुलर लगाऊंगा मैं। सोहन विल गिव डियर बाइक, आइदर रोहन आर सोहन गिव। हाँ, ऐसी कंडीशन में जो वर्ब लगाऊंगा वर्ब सिंगुलर लगाऊंगा। डियर नहीं, ये तो बहुवचन की है ना, तो मैं हिज लगाऊंगा। ओके, किसके अनुसार? सोहन के अनुसार। ओके, देखो मैं इसका एक फंडामेंटल रूल बताता हूँ इसका, वेरी, जो कभी तुम्हें बोलेगा नहीं, ठीक है। जहाँ तक मैं लगाता हूँ वही वाला रोल जो मैं अपना डिफेंस को करता हूँ, मैं करता हूँ सीधे। करना क्या है, जब दो नाउन्स आइदर आर और नाइदर नार से ऐड हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आर और नार के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करो। समझिएगा, ऐसी कंडीशन में आर और नार के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार, आर के बाद सोहन है तो सोहन लड़का है तो डियर नहीं ही जाना चाहिए यहाँ पर। ओके, इसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करेंगे। ओके, ये देखो लिखा है, when a singular and plural noun are joined by r and r, the pronoun must be plural. Okay, either the student or his teachers। मैंने बताया था ना, आर और नार के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करो। तो बेटा आर के बाद हिज टीचर्स बहुवचन है तो यहाँ पर हिज नहीं डियर आना चाहिए। देखो डियर आया है। ओके, सॉरी, थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ था वीडियो पर। ओके, तो मैं वीडियो को डिलीट नहीं करना चाहता, ना मैं दोबारा बनाना चाहता, तो आप प्लीज़ माफ़ करिएगा, ठीक है। और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। ओके, और देखो बेटा, आपको समझ में ना आया करे तो आप प्लीज़ कमेंट में बोल दिया करो। मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा ना तो जो कमेंट करेगा उसका नाम बोलूँगा वीडियो पर। ओके, तो प्लीज़ कुछ डिस्टरबेंस हुई है तो उन्हें तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ मैं। ओके, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना और अपने दोस्तों को भी बताना। ओके, जय हिंद।